मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस चर्चा में आपका स्वागत है। वैसे शायद थोड़ा आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा आज के हमारे संबोधन से, क्योंकि सर्जरी के क्लास में अक्सर आपने संबोधन का माध्यम जो है अंग्रेजी देखा है। वास्तव में अगर जो देखें तो समझाने का सबसे बेहतर माध्यम तो मातृभाषा ही होती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखित एक लेख हम लोग पढ़ते थे अपने विद्यार्थी जीवन में, मातृभाषा का महत्व, और उसमें ये बात बताई गई थी कि किसी भी चीज़ की समझ सबसे बेहतर तरीके से अपनी मातृभाषा में होती है। अब यहाँ मजबूरी ये है कि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में स्थापित है और मेडिकल साइंस की जितनी भी सारी जो कार्यक्रम हैं वो उनका एक तरह से समझ लीजिए थी कि वो बेसिक वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है। और सवाल सारी किताबें भी अंग्रेजी में हैं, तो निश्चित तौर पे हमें अंग्रेजी में उसके बारे में करना होगा। और हमारे क्लास का जो उद्देश्य है वो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए हमारे जो स्पीच होंगे वो इस तरह के हों जो कि आपको एग्ज़ाम में मदद दे सके, नोट्स बनाने में आपको सहूलियत हो सके। लेकिन आज ये इस रूप में समझाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, लिखेंगे तो आप या समझेंगे अंग्रेजी में। मुख्य बात होती क्या है कि अब किसी दूसरी भाषा में चाहे आप कितना हो जानकार क्यों नहीं हो, उसके शब्दों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना, उसके बाद समझना एक दोहरा मेहनत का काम है ब्रेन के ऊपर किसी बात को समझने के दरमियान। अब इनकॉन्स्पिकुअस अगर हम कहते हैं तो पहले इनकॉन्स्पिकुअस को अस्पष्ट कह करके अपने दिमाग में समझना और फिर उसका भाव समझना कि इस इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या है। और सीधे अस्पष्ट शब्द हम कहते हैं, सीधे सीधे दिमाग में आता है। इसलिए यही एक अंतर है मातृभाषा का। तो हम लोगों ने जो चर्चा की अंग्रेजी में, उसको हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, आज हमारा विषय चर्चा का यही है। जैसे मान लिया कि हमने तो जो कुछ भी बताया एक स्पीच के फॉर्म में बताया, अब उसके अंदर में उसको कैसे आप नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मान लिया हमने उन्स पढ़ाया था, उन्स के बारे में जैसे हमने कहा कि नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द उन, और नाउ we required to define the und, or why when we required to define the und we can say like this and that। और उसके बाद हमने शुरू किया कि und is a forcible solution of continuity of the surface। यहाँ पे जो स्पीच की भाषा थी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट, इसको आपको अलग कर देना है और सिर्फ वहीं से आपको इंक्लूड करना है कि उन इज ए फोर्सिबल सॉल्यूशन। तो हमारे उस स्पीच को सुन करके आप अपने नोट्स को उस रूप में तैयार करना शुरू कर देंगे। आप डेफिनेशन उसका लिख लिया, अब उसके बाद क्लासिफिकेशन मैंने बताया, आप क्लासिफिकेशन को लिख लेंगे। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप, द क्लोज्ड उन एंड ओपन उन। अब क्लोज्ड उन में हेमाटोमा, क्रश इंजुरी, एब्रेजन। ओपन उंड के अंदर में आप ये देख रहे हैं कि जैसे इंसाइज्ड उंड, लेसरेटेड उंड, पंक्चर उंड, पेनिट्रेटेड उंड, परफोरेटेड उंड, बैलिस्टिक उंड, लाइकवाइज डिफरेंट टाइप ऑफ उंड। ये सभी सारी बातें जो उस रूप में हमने बताई है, इन सबों को एक एक करके आप पॉइंट वाइज लिख लेते हैं तो क्लासिफिकेशन के प्रत्येक नाम आपके सामने आ जाते हैं। अब इसमें
इंडिविजुअल इनके डिटेल्स, उनको प्रत्येक के अगेंस्ट आप लिखेंगे। आगे अगर देखते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशन की चर्चा हुई थी। कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी अब हमने तो उस रूप में चर्चा की, लेकिन उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से इसी रूप में हमने उपस्थापित किया है। जैसे कॉम्प्लिकेशन तो मैंने बांट के बताया है कि कॉम्प्लिकेशन 3 तरह के हुए। एक जैसे मान लिया कि तुरंत तत्कालिक, दूसरा जैसे लेट कॉम्प्लिकेशन तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन। अब तुरंत के कॉम्प्लिकेशन में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन से हेमरेज है, क्योंकि जैसे ही चोट लगती है सबसे पहले संभावना ब्लड के निकलने की होती है। अब ये हेमरेज है तो हेमरेज के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने उधर किया। तब उसमें हेमरेज क्या है, हेमरेज के क्लासिफिकेशंस, हेमरेज के दरमियान जो निकलने वाले ब्लड का एस्टिमेशन कैसे एस्टिमेट करते हैं, उसके क्या आउटकम्स हैं, उसको कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, हम कैसे उसके रोकने का प्रयास करते हैं, और किस तरह से जो ब्लड शेड आउट हो चुका है उसको फिर से हम रिकवर कराने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की चर्चा हमने वहाँ की। ट्रांसफ्यूज़न के जो प्रोसेस हैं उन सबों की चर्चा उसके अंदर में है। यह ट्रांसफ्यूज़न के इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन के रूप में सीधे पूछा जाता है, गिव द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो आप सीधे सीधे उस चीज़ को सिर्फ वो कलेक्ट कर लेते हैं तो आपका आंसर कंपोज हो जाता है। अब उसके बाद अगर इसके वो ब्लड की जो शेडिंग आउट है उस कमी को पूरा करने के लिए हम ये ट्रांसफ्यूजन जो कर रहे हैं, अब इसके अंदर में ट्रांसफ्यूजन ब्लड को किस रूप में करेंगे इसकी भी चर्चा वहाँ पर है कि डिफरेंस फ्रैक्शनेशन ऑफ द ब्लड, हम सीधे होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, किस अवस्था में करेंगे, और अगर उसके फ्रैक्शन अगर जो ट्रांसफ्यूज करेंगे, जैसे कि हम यदि पैक सेल कर रहे हैं, सिर्फ प्लाज्मा कर रहे हैं, उसके फाइब्रिनोजन को निकाल के कर रहे हैं, या और भी फ्रैक्शनेशन की बात उसको अब वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो कौन पार्टिकुलर फ्रैक्शन को किस परिस्थिति में हम देंगे पेशेंट को, इसकी चर्चा उसके अंदर में है। इन सबों को उस फ्रैक्शनेशन का नाम, फ्रैक्शनेशन ऑफ द ब्लड, हम आप नाम दे दिए, वो क्या होता है ये लिख लिए, और उसका यूज कहाँ है ये भी उसी रूप में बताया हुआ है। इसको अगर आप लिख लेते हैं तो फ्रैक्शनेशन ऑफ द ब्लड आपके ये जो है वो हो जाते हैं कंप्लीट। उसी तरह से यदि शॉक की बात करें, सेकंड कंपोजिशन, अब ये शॉक जो है वो इंजरी के कारण जो हो रहा है, नर्व रिच एरिया में प्रभाव पड़ कर के, जैसे अब वो टेस्टिस है या इस तरह के वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर चोट लग रही है, ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर चोट लग रही है, लाइकवाइज इस तरह की स्थितियों में अगर ब्लीडिंग हो गई, वो एक्सेसिव ब्लीडिंग के चलते अगर शॉक आ गया, तो इसकी भी चर्चा उसमें शॉक की हमने इस रूप में उस वक्त की है कि शॉक के डिफरेंट कारण जो हैं वही उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन के रूप में हैं। तो इस चीज़ को आप सीधे सीधे वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं कि वो शॉक जो होगा वो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा कि नॉर्मोवोलेमिक शॉक होगा कि कार्डियोजेनिक शॉक होगा। तो इस रूप में आप उस शॉक को आप कंपोज कर सकते हैं। उसके सारे फीचर्स शॉक के हम लोगों ने उस वहाँ पे चर्चा की है। प्रत्येक चीज़ को एक लाइन से आप लिखते चले जाइए, आपका नोट्स बनता चला जाएगा। उसके कॉम्प्लिकेशन की चर्चा हमने की है। अगर उसके कॉम्प्लिकेशन की आप चर्चा करते हैं तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उसके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में भी और फीचर के रूप में भी ये सामने आ जाते हैं। तो इस रूप में मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी बातों की चर्चा हम लोगों ने वहाँ की है
अब उसके अंदर वो जो भी भाषा में है, स्पीच के रूप में जो है, अब उनको आप लिख सकते हैं और वो नोट के रूप में आपका तैयार हो सकता है। अब रह गई बात कि इसमें जो अंतिम जो हम लोगों ने किया था कि वो बर्न के मामले में, ये बर्न के मामले में वो उसका जो पहले का जो पोर्शन है वो तो व्हाट इज बर्न, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, लाइक वाइज जितने भी चर्चा हैं ये सभी फिर इसी तरह से जैसे हेमरेज वगैरह को आप कलेक्ट कीजिएगा उस तरह से वो कलेक्ट करने के लिए वो होगा, उस रूप में कलेक्ट करके आप उसको बना सकते हैं, आप क्वेश्चन उसका आंसर बना सकते हैं। अब रह गई बात कि बर्न के मामले में जो अंतिम जो लेक्चर हम लोगों का जो चला है, तो अंतिम लेक्चर में वो इस बात की चर्चा हुई है कि उस वक्त हम कैसे मदद करेंगे, हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटल में उसके वो एडमिशन के लिए इसेंशियल फैक्टर्स क्या होंगे, कौन सी कंडीशन सामने होगी कि हम उसको हॉस्पिटलाइज के लायक समझेंगे। ये सारी बातें लिखने के लायक तो हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा इनका महत्व जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में है, करने के मामले में। इसलिए इस चीज़ को कुछ इस रूप में समझने की ज़रूरत है कि जैसे कि आपके वो रूटीन में शामिल हो जाने के लायक आपके कंसेप्शन में वो बन जाए। तो इस संदर्भ में यदि हम देखते हैं कि ये जो बर्न के मामले में जो देखा जा रहा है, जो इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी अगर जो देखें तो सामान्य रूप से एक चीज़ ये दिखती है कि बर्न जो है वो बॉडी के न्यूमरस ऑर्गन पे अपना प्रभाव डाल सकता है और अल्टीमेटली तो पूरे बॉडी को वो वही कर देता है अंतिम स्थिति में। लेकिन यहाँ हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि बर्न के बाद अगर बचने की संभावना है, क्योंकि हम लोग तो जिंदा जो पदार्थ है उससे संबंधित हैं, वो तो अपने सीमा से बाहर है, वो हो गया तब तो कहीं बस ले जाइए और अपना वो जो करना है कीजिए। तो इस अवस्था में अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि सबसे अधिक जो प्रभाव जो पड़ता है बर्न का वो स्किन पे पड़ता है, क्योंकि स्किन जो है बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस होंगे उसके कांटेक्ट में आने वाला तो यही होगा। तो स्किन जल रहा है तो इसके बारे में हम लोग बर्न के मामले में डिफरेंट उसकी चर्चा कर चुके हैं कि वो उसका जो कॉजेटिव फैक्टर के आधार पर अगर देखें तो थर्मल बर्न, तो ये केमिकल बर्न, तो इलेक्ट्रिकल बर्न है ना, रेडिएशन बर्न, या फिर उसका हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन किया था डिग्री 1, डिग्री 2 या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। इस ग्रेड में वो बांटा था कि सिर्फ ऊपर में अगर ये वो सिर्फ ऊपरली सरफेस स्किन पे प्रभाव अगर पड़ा है तो ग्रेड 1 है, फफोला पड़ गया, ग्रेड 2 है, अगर उसके नीचे तक अगर जो गया है तो ग्रेड 3 है, अगर जो होल थिकनेस हो उसके भी अंदर में प्रभाव पड़ गया है ग्रेड 4 है। इसी को प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में 1 और 2 को पार्शियल थिकनेस बर्न और 3 और 4 को फुल थिकनेस बर्न के रूप में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। इसी का ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लोगों ने वैलेस रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल किया है, जिसके आधार पर होल बॉडी को 100% में बांट करके हेड को 9%, दोनों अपर लिम को 9 × 9 18%, वो थॉरेक्स का अपर पोर्शन 9%, पीछे 9%, एब्डोमेन आगे 9 पीछे 9, दोनों लोअर लिम जो है 18 × 2%, कुल मिला करके ये जो है 99% होते हैं, 1% पेरिनियल रीजन है। इसके आधार पे जो सरफेस जो इसमें इन्वॉल्व है और इसके आधार पे हम लोग जो
ट्रीटमेंट का स्ट्रेटजी तय करते हैं, उसका राशन तय करते हैं, उसका सीरियसनेस को तय करते हैं कि 15% से ऊपर अगर जो बर्न हो गया तो ये सीरियस हो जाएगा। छोटा बच्चा अगर 12% से ऊपर अगर जो उसको बर्न हुआ है तो वो सीरियस हो जाएगा। ये बर्न कितना हुआ है तो इसके आधार पर हम कितना उसको वो सेलाइन देंगे, कब ब्लड देंगे, कितना सेलाइन देंगे तो उसमें क्या यूनिट ब्लड देंगे। लाइकवाइज ये सारे एस्टिमेशन करने का आधार जो है वेलेस रूल ऑफ 9 हुआ है। तो ये तो स्किन के बर्न के मामले में रह गई बात आगे देखने की कि अगर इंजरी वहाँ से आगे बढ़ा, क्योंकि मुख्य होता है क्या बर्न के मामले में होता है कि आदमी कहीं बंद कमरे में फंस गया और आग लग गई है, कहीं गाड़ी में फंस गया है आग लग गई है, वो एरोप्लेन में अगर जो क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई है। तो ऐसी जगह में जब वो फंस जाता है तो वैसी परिस्थिति में वो व्यक्ति मजबूर हो जाता है वो गैस या गर्म हवा को वो श्वास लेने के लिए, और उस इनहेलेशन के दरमियान जैसे हॉट गैस को जब हम इनहेल करेंगे तो फिजिकली ये जो है नाक, मुंह, जीभ, वो पैलेट, लैरिंग्स, इन सबों को ये जलाएगा। और एक बार अगर जल गया ये लाइनिंग मेम्ब्रेन तो धीरे धीरे क्या होगा उस इलाके में स्वेलिंग शुरू हो जाएगी और कुछ घंटों के बाद वो जो है वो श्वास को इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, एयरवेज को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। इस हिसाब से अगर आगे देखें कि डेंजर ऑफ स्मोक या हॉट गैस को अगर हम ये देखते हैं कि उसमें हमको माने ये क्या क्या चीज एस्टिमेट करना है, तो पहले चीज देखते हैं कि इनहेल्ड हॉट गैस जो है वो सुप्राग्लोटिक एयरवेज को वो जला डालता है, लैरिंग्स में वो इडिमा पैदा करा दे सकता है। इनहेल्ड स्टीम जो है ये सब ग्लोटिक बर्न पैदा करता है या लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी इपिथेलियम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के इपिथेलियम जो है उनको लॉस करा दे सकता है। इनहेल्ड स्मोक पार्टिकल जो हैं वो जो अंदर जाएंगे, खासकर जो केमिकल पार्टिकल हैं तो एल्वियोलाई में वो कांटेक्ट में आएंगे, उनमें इन्फ्लामेशन एल्वियोलाइटिस करा देंगे या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर करा देंगे। ऐसी स्थिति और आगे अगर जो बढ़ती है तो इनहेल्ड पॉइजन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मेटाबॉलिक पॉइजनिंग पैदा करा देगा, या फिर फुल थिकनेस बर्न टू द चेस्ट। ऐसा हो गया कि चेस्ट में अगर जो फुल थिकनेस बर्न हो गया तो अब उसमें जल जाने के बाद जो स्किन जो है एक कड़े टूर्निकेट के रूप में वो बहुत कड़ा हो जाता है और इतना ऊपर से कड़ापन वो इम्पोज करता है कि लंग्स के रिब्स के वो मूवमेंट को ये वो माने बाधित करता है। रिब्स जो है वो मूव नहीं कर सकता है और वो जबरदस्ती जो है सफोकेशन की स्थिति उसके अंदर में उत्पन्न हो जाएगी, समझे ना। या फिर ये इस तरह की स्थिति जो आगे यदि बढ़ा तो आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि ये तो हो गया वो अपर रीजन में अगर जो हुआ बर्न का प्रभाव। तब यदि बर्न का प्रभाव एयरवेज के नीचे के पोर्शन यानी लैरिंग्स के नीचे के इलाके में अगर पड़ता है, हालांकि लैरिंग्स के नीचे के इलाके में जो है ये प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है, उसकी व्यवस्था शरीर के अंदर में इस रूप में है जैसे वो हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म जो ऊपर के इलाके में है सुप्राग्लोटिक एयरवेज में, वो नीचे वाले इलाके पे हीट के प्रभाव को यथासंभव कम करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रभाव पड़ ही गया तब क्या होगा वैसी स्थिति में कि रेस्पिरेटरी इपिथेलियम जो है वो बड़ी रैपिडली स्वेल करने लगेंगे, डिटेच कर जाएंगे, उधर जाएंगे। ब्रोंकियल ट्री जो है कम्प्लीटली जो है अस्त व्यस्त वो पैक्ट हो जाएगा, है ना। ये इससे क्या होगा वहाँ पर कास्ट निकलेंगे, है ना। इट कैन ब्लॉक द अपर रेस्पिरेटरी एयरवे। अब उस इलाके में आगे ये जो हम लोगों ने पहले जो देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम वो इनहेल कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेलेशन से एक्चुअली वहाँ पे मेटाबॉलिक पॉइजनिंग होगी। ये मेटाबॉलिक पॉइजनिंग एक्चुअली होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
वो हेमोग्लोबिन से बाइंड करके और उसकी एफिनिटी मैंने 240 टाइम्स जो है ना वो ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। तो निश्चित है कि जब उससे वो बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन को वो रोक देगा बाइंड करने से, और ऑक्सीजन जब रुक जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में जनरली वो कंसंट्रेशन अगर जो 10% से ऊपर यदि हो गया उसका तो इट बिकम्स डेंजरस है ना, एंड नीड विथ प्योर ऑक्सीजन है ना, एंड फॉर मोर मैंने देन 24 आवर्स। ऐसी स्थिति में जो है वो कंसंट्रेशन अगर जो 60% से ऊपर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये जो है वो डेथ वहाँ पे हो सकती है। तो ये उस इलाके के या इनहेलेशनल इंजरी को, और अगर जो हम ये देखते हैं तो आगे की स्थिति में हम ये देखें कि दूसरे लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स जो हैं इससे संबंधित जो होंगे तो उसमें एक होता है बड़ा कि इम्यून सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, इन्फेक्शन होते हैं। एक्चुअली सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर में जनरली वही बहुत ही हाईली रिड्यूस होता है। ये बर्न के कारण लार्ज बर्न अगर जो हुआ तो जनरली जो है वो व्यक्ति को मैंने बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के प्रति काफ़ी ससेप्टेबल बना देता है। और यही वजह होती है कि बर्न के केस में जहाँ बर्न वार्ड जब आप मैंने अटेंड करने के लिए आपको जब मौका मिलेगा तो वहाँ देखिएगा कि वहाँ पे इलाज में सबसे अधिक महत्व जो दिया जाता है वो महत्व दिया जाता है वहाँ पे स्टरलाइजेशन को और डिसइंफेक्शन को, कि उस इलाके को एकदम कंप्लीट ऑलमोस्ट क्लीन फ्रॉम एनी इन्फेक्शन रखिए, बिकॉज स्लाइटेस्ट इन्फेक्शन कैन डैमेज मच टू द केस ऑफ द बर्न। तो ये बर्न के मामले में ये जो हैं जनरली ये इम्यूनिटी जो है वो प्रभावित होती है। या फिर अगर जो देखते हैं उसके बाद कि चेंजेस टू द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में चेंज ला सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो देख रहे हैं कि यदि पेरिफेरल सर्कुलेशन के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है कि फुल थिकनेस बर्न यदि हो गया तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि वो फुल थिकनेस बर्न हो जाने के बाद और टोटल इलाका एकदम बहुत हार्ड हो जाता है तो जिसके ऊपर वो टूर्निकेट जैसे बांधा जाता है उससे टूर्निकेट की तरह वो प्रभाव ऊपर से डालेगा और वो प्रभाव डालने के चलते उस सर्कुलेशन को बाधित करेगा और इसका परिणाम होगा कि वो लिम्फ थ्रेटनिंग इस्कीमिया पैदा कराएगा, उसमें वो स्वेलिंग पैदा करावेगा। ऐसी स्थितियाँ वहाँ पे आ जाएंगी। अब इस मामले में आगे अगर जो देखें हम कि बर्न के पेशेंट में इमीडिएट केयर हम क्या करते हैं। इमीडिएट केयर ऑफ द बर्न पेशेंट को हम दो पार्ट में बांट के देख सकते हैं। पहला प्री यानी प्री हॉस्पिटल केयर, इसके लिए प्रिंसिपल के रूप में एडप्ट किया जा सकता है। इससे सबसे पहली बात कि जब कहीं कोई बर्न के विक्टिम को बचाने की बात आती है हम वहीं से इसको शुरू करते हैं, रेस्क्यू ऑफ द पर्सन। एंड रेस्क्यू करने के लिए वो व्यक्ति जो उस रेस्क्यू करने में इन्वॉल्व है पहले उनकी सेफ्टी, जैसे कि अब उनको फायर प्रूफ जैकेट या और अदर एसेसरीज जिसके द्वारा वो जा सकें और अपने को सुरक्षित रखते हुए उस व्यक्ति को वहाँ से बाहर निकाल सकें। खास करके ऐसे मौके में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल बर्न या केमिकल बर्न की संभावना है। दूसरी बात, स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस। बहुत पहले से ये बात चली आ रही है कि अगर आग लग गई है तो रुक जाओ। सेंस है, अमूमन जब आग लग जाती है तो व्यक्ति उस समय ये सोच नहीं पाता है, तय नहीं कर पाता कि हमको क्या करना है। वो दौड़ने लगता है वो कि कहीं से हमको वो इसके लिए मदद मिले।
लेकिन ऐसे टाइम में उसको रोकना है कि रुको। इसमें है स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। रुको, जमीन पे गिरो और रोल करो। ये रुक जाने पे पहली बात है कि आग का वेग कुछ कमेगा। जमीन पे गिर के जब रोल करने लगेंगे तो आग, सामान्य अगर स्थिति है तो आग वो बुझ जाएगी। इसके बाद ये देखते हैं कि चेक फॉर अदर इंजुरीज, और दूसरे कहीं इंजुरी तो नहीं हुए हैं उसको चेक करना। वो खास करके जो बहुत ग्रीवियस इंजुरी, वो बहुत वाइटल ऑर्गन पे, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इन सब इलाकों में अगर जो हो रहा हो तो। नेक्स्ट चीज है कूल। ये चीज भी बहुत पुराने जमाने से ये बात चली आ रही है कि अगर कहीं आग से कोई पार्ट जल जाता है तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको पानी में डालिए। पानी में डालने पे सबसे पहली बात तो कि जलन के दर्द से रोगी मुक्त होता है, और दूसरी बात आग का प्रभाव जो अंडरलाइंग टिश्यू के ऊपर पड़ने वाला है हीट के रूप में, वो प्रभाव चूंकि डाइल्यूट हो जाता है पानी में हीट, तो इसलिए पानी ठंडा का उस वहाँ पे उपयोग जो है ये बहुत जरूरी हो गया। इसके बाद फिर देखते हैं वहाँ पे ये यदि संभव है और आवश्यक है तो ऑक्सीजन का वहाँ उसको प्रोवाइड करवाना। और एक बात कि यदि पेशेंट अभी होश में है और हॉस्पिटल ले जाने में पहुंचने में देर हो रही है तो इन बिटवीन पीरियड पेशेंट को जहां तक हो सके बिठा करके रखने की कोशिश किया जाए, वो प्रॉप्ड अप पोजीशन में उसको रखा जाए ताकि ये रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज न हो सके। प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखने पे क्या होगा एक्चुअली कि एलिवेटेड कंडीशन में जनरली ऐसा होता है कि वो ये लाइफ सेविंग प्रोसेस के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो एयरवेज जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर रहते हैं। चूँकि जल जाने के बाद एयरवेज में तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, वो अगर जो पेशेंट को एलिवेट करा दिया जाए तो बहुत हद तक सांस लेने में आसानी होती है और जल्दी कोई हजार्ड नहीं आता है। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं हॉस्पिटल में क्या केयर करेंगे, हॉस्पिटल में क्या केयर करेंगे, तो हॉस्पिटल के केयर को एक प्रिंसिपल के रूप में एक एब्रिविएट किया जा सकता है ABCDE। A फॉर एयरवेज कंट्रोल, B ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, E for exposure with environmental control, and F for fluid resuscitation। यानी ये जो है एक बेसिक स्ट्रेटजी है हॉस्पिटल में पेशेंट अगर जो भर्ती हो रहा है, जा रहा है तो। अब यहाँ देखना ये है कि हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं तो भर्ती करने के पीछे का क्राइटेरिया है, हम कौन सी परिस्थिति है जिसमें कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना लाजमी है, जरूरी है, और किस कंडीशन में उसको घर में भेज करके उसका इलाज किया जा सकता है। तो क्राइटेरिया को अगर देखें एक्यूट एडमिशन फॉर द बर्न यूनिट, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सस्पेक्टेड एयरवेज और इनहेलेशन इंजरी। जैसे कि पहले हमने इस बात की चर्चा की थी कि अगर जो बंद कमरे में वो आदमी फंस गया तो वो बाध्य हो जाता है वो स्टीम इनहेल करने के लिए, गर्म हवा इनहेल करने के लिए, और उसका परिणाम होता है कि एयरवेज के इंटरनल इलाके जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को देन एंड देन एडमिट करना होगा।
या फिर एनी बर्न वो लाइकली टू रिक्वायर द फ्लूइड रिससिटेशन, तो निश्चित है कि उसको भर्ती करेंगे। एनी बर्न लाइकली टू रिक्वायर सर्जरी, अगर सर्जरी करने की आवश्यकता है। अगर पेशेंट जो है बर्न का आया है और उसमें जैसे कि बर्न का जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंटली हाथ पे, चेहरे पे, पैर पे, पेरिनियम पे है, तो ये जो है खास कंडीशन है जिसमें कि उसको एडमिट करना चाहिए। पेशेंट जो कि साइकियाट्रिक या सोशल बैकग्राउंड का अगर जो उसके पीछे अगर है, तो वैसे इंडिविजुअल को घर भेजना मुनासिब नहीं होगा। यहाँ पे उसको मेडिकल कॉज से नहीं बल्कि वो उसको सोशल कॉज से उसको हॉस्पिटल में रखना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। एनी सस्पिशन ऑफ नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, अगर जो ये इंजरी हुई है लेकिन एक्सीडेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ मेडिको लीगल इसके एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी इसकी जांच करने की ज़रूरत है अपने पास रख करके। कोई भी बर्न जहाँ की पेशेंट एक्सट्रीम एज का है, तो उस मामले में तो निश्चित तौर पे उसको हॉस्पिटल में ही रख करके उसका इलाज करना चाहिए। कोई भी बर्न का केस जहाँ पे वो जनरली कुछ पोटेंशियली सीरियस सिक्विली, जैसे कि वो हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ हो, न कंसंट्रेटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से बर्न हुआ हो, तो इसके जो दुष्परिणाम जो हो सकते हैं वो बहुत ही कठिन होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इन पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए बर्न के केस में हम ये स्टडी तय करते हैं कि हम बर्न के केस को प्रिंसिपल के रूप में कैसे हम हैंडल करेंगे। तो जैसा कि आज हमने एक ब्रीफ किया आप लोगों को कि कैसे आप हमारे स्पीच से अपना क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे, उसके लिए कुछ हिंट दिए। तो ये चीज़ जो है बीच बीच में हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही पे, धन्यवाद।